Hi friends, please like, share, subscribe, comment and press the bell icon button. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ फाइटर्स। आज से हम आईपीसी की एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जब भी हम किसी एक्ट के बारे में बात करते हैं तो अगर हम उसकी हिस्ट्री के बारे में जान लें तो उसके बारे में समझना बहुत ही ईजी हो जाता है। इसीलिए अब हम इंडियन पीनल कोड की हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्राचीन विधि में अपराध और अपकृत्य में कोई भी अंतर नहीं माना जाता था। इन दोनों को ही अपकार कहा जाता था। जो व्यक्ति अपकार करता था उससे एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो अपकारित व्यक्ति को कंपनसेशन दे दे। इसकी राशि अपकृत्य की गंभीरता और अपकृत व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि पर निर्भर करती थी। जो व्यक्ति अपकार कर रहा है उसके द्वारा ऐसी क्षतिपूर्ति की राशि जिस व्यक्ति को दी जाती थी उसे अपकारित या पीड़ित व्यक्ति कहते थे। ये राशि चुकाए जाने पर अपकारी व्यक्ति अपनी पहली स्थिति में आ जाता था, मानो उसने कोई अपराध किया ही न हो। भारत में प्राचीन काल से ही एक सुव्यवस्थित आपराधिक न्याय प्रणाली प्रचलित थी। इसका उल्लेख हमें बहुत सारे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, जिनमें प्रमुख हैं मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य संहिता, अर्थशास्त्र, ये सब। मनु ने अपने ग्रंथ में हमला, चोरी, लूट, मिथ्या साक्ष्य, मानहानि, आपराधिक न्यासभंग, छल, जारता, बलात्कार ऐसे कई सारे अपराधों का उल्लेख किया है। अपराध में न्याय निर्णय शासक करता था और अपनी सहायता के लिए न्यायाधीश नियुक्त करता था, जिसे हम मीमांसक कहते हैं। जो भी व्यक्ति अपराध करता था, जिसे अभियुक्त कहते थे, से अर्थदंड वसूल किया जाता था और उस समय वो राजकोष में जमा कर दिया जाता था, अपकारी व्यक्ति को नहीं। इस प्रकार पीड़ित व्यक्ति को जो अपराध करने वाला है उसे प्रतिकर लिए जाने की व्यवस्था बहुत पुरातन दंड विधि में प्रचलित नहीं थी। भारत में दंड विधि के विकास की बात करते समय हमको ये जानना चाहिए कि साम्राज्ञी एलिजाबेथ ने सन 1600 में एक राजलेख जारी किया था। 1600 के चार्टर में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में एक व्यापारिक अधिकार पत्र प्राप्त हुआ। इस चार्टर के अधीन कंपनी को अपने प्रशासन के लिए कानून बनाने की शक्ति दे दी गई थी। ये जो चार्टर था 1609 में जेम्स प्रथम और 1661 में चार्ल्स द्वितीय द्वारा इसे फिर से रिन्यू किया गया। इसमें काफी सारे अमेंडमेंट्स किए गए। भारत में एक सुव्यवस्थित दंड व्यवस्था लागू करने का वास्तविक श्रेय वॉरेन हेस्टिंग्स को जाता है। इन्होंने सन 1772 की न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक जिले में फौजदारी यानी कि क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना की थी। इन अदालतों को कंपनी की यूरोपियन प्रजा जो थी उस पर अधिकारिता प्राप्त नहीं थी। फौजदारी अदालतों के अंग्रेजी न्यायाधीश जो थे वो काजी तथा मुफ्ती की सहायता से भारतीयों के आपराधिक मामलों को निपटाते थे। उस समय जिले का जो कलेक्टर होता था वो इन अदालतों की कार्यप्रणाली पर निगरानी रखता था। वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा लागू की गई अदालत व्यवस्था के दो प्रमुख लक्षण थे, जिसमें पहला था भारतीयों के प्रति अंग्रेजी दंड विधि लागू न की जाकर उनके मामलों को पक्षकारों की वैयक्तिक विधि के आधार पर निपटाया जाना। मतलब हिंदुओं पर हिंदू विधि लागू होती थी और मुसलमानों पर मुस्लिम विधि लागू होती थी। और जो दूसरा था वो ये था कि फौजदारी प्रकरण आपराधिक न्याय प्रशासन अभी भी मुस्लिम शासकों यानी कि नवाबों द्वारा ही संचालित होता था, जिसमें मुस्लिम दंड विधि जो शरीयत पर आधारित थी वो ही लागू होती थी। इस प्रकार बंगाल और मद्रास में मुस्लिम दंड व्यवस्था लागू थी, जबकि बंबई की दंड व्यवस्था हिंदू दंड विधि पर आधारित थी। परंतु वहां भी मुस्लिम पक्षकारों के मामले में उनकी स्वीय विधि मतलब कि उनके पर्सनल लॉ के आधार पर ही डिसीजन लिए जाते थे। तो ये कंफ्यूजन रहता था कि हिंदू विधि लागू होगी या फिर मुस्लिम विधि लागू होगी। उसके बाद सन 1773 में पारित हुआ रेगुलेटिंग एक्ट, जो तत्कालीन दंड व्यवस्था पर गहरा प्रभाव छोड़ता है। 1773 के चार्टर के द्वारा ब्रिटिश भारत के लिए कलकत्ता में गवर्नर जनरल तथा उनकी परिषद की नियुक्ति कर दी गई। इस परिषद में गवर्नर जनरल के अलावा 4 सदस्य होते थे। ये जो सदस्य थे ये प्रशासनिक कार्य में गवर्नर जनरल को परामर्श देते थे। इस अधिनियम के अंतर्गत फोर्ट विलियम, जिसे हम वर्तमान में कलकत्ता कहते हैं, में सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर की स्थापना भी की गई। इसमें दीवानी, फौजदारी, सामुद्रिक, धार्मिक सभी तरह के मामलों को निपटाने की अधिकारिता दे दी गई थी। इस न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध इंग्लैंड के सम्राट के न्यायालय में अपील की जा सकती थी। सुप्रीम कोर्ट, जिसे हाउस ऑफ लॉर्ड कहते हैं, के द्वारा न्याय निर्णय कलकत्ता में निवास करने वाले ब्रिटिश नागरिक की जूरी की सहायता से किया जाता था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन लागू की गई दांडिक न्याय व्यवस्था सन 1861 में हाईकोर्ट अधिनियम पारित होने तक लागू रही, जबकि इसमें भी समय समय पर आवश्यकता अनुसार सुधार किए जाते रहे थे। तो हमें ये समझना चाहिए कि 1773 का जो चार्टर है वो इंडियन जुडिशरी के लिए काफी महत्वपूर्ण है।
1793 की न्यायिक योजना के अंतर्गत बंगाल प्रदेश के आंतरिक क्षेत्रों में, जिसे हम प्रेसिडेंसी क्षेत्र कहेंगे, कि निरंतर न्यायिक अधिकारियों, जिन्हें सदर अमीन और मुख्य सदर अमीन के नाम से जाना जाता था, को आपराधिक मामलों को निपटाने की सीमित अधिकारिता दी गई थी। ये जो सदर अमीन थे, इन्हें छोटी मोटी चोरी जैसे छोटे मोटे मामलों में 50 रुपए तक के जुर्माने लगाने के लिए या 1 माह तक की सजा देने का अधिकार था। कुछ गंभीर आपराधिक मामले भी होते थे, उन्हें निपटाने का अधिकार मजिस्ट्रेट को दिया जाता था। लेकिन हम डेथ पनिशमेंट या मृत्युदंड की बात करें तो ये अधिकार केवल और केवल सेशन न्यायाधीश को ही दिया गया था, जिसकी पुष्टि सदर निजामत अदालत द्वारा की जानी आवश्यक थी। सेशन न्यायालय पहले भी अब की तरह मृत्युदंड दे सकते थे, अब इसकी पुष्टि हाई कोर्ट करता है। बंगाल में सन 1793 में लागू की गई न्यायिक योजना सन 1833 तक लागू रही। भारत में ब्रिटिश शासक प्रदेशों की दंड व्यवस्थाओं में भिन्नता को समाप्त करने तथा सभी जगह पर एक समान दंडिक प्रणाली लागू करने के लिए लॉर्ड मैकाले ने सन 1833 में ब्रिटेन की संसद में इन दंड विधानों के संहिताकरण का प्रस्ताव पेश किया। मैकाले का मत था कि इन प्रदेशों में भारतीयों के पक्षकार थे, हिंदू और मुस्लिम, वो हिंदू विधि से शासित होते थे, मुसलमान विधि से। इसमें काफी कंफ्यूजन रहता था, तो उनका ये मानना था कि इन सबके लिए एक समान दंडिक व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। और एक समान दंडिक व्यवस्था लागू करने के लिए 1834 में पहले विधि आयोग का गठन किया गया। इसके पहले अध्यक्ष बने लॉर्ड वेलिंगटन मैकाले। तो जो अंग्रेजी न्यायाधीश थे, वो भारतीय भाषा, रीति रिवाजों, धार्मिक नियमों आदि से पूर्णतः अनभिज्ञ होने के कारण मामलों का स्वयं के विवेक से निपटारा नहीं कर पाते थे। उन्हें ये जानने में भी बहुत कठिनाई होती थी कि कौन सी विधि कहाँ पर प्रयोग की जानी चाहिए, तो उनकी मदद करती थी जूरी। मैकाले ने जो सुझाव दिया वो ब्रिटिश राजा को पसंद आया और संसद ने इसे मान्यता दी और 1834 में पहले विधि आयोग का गठन कर दिया गया। ये विधि आयोग, जिसको शक्ति दी गई कि यह पुलिस व्यवस्था आदि का अध्ययन करे तथा देश में लागू कानूनों का अध्ययन भी करे और एक समान दंड विधि लागू करने के लिए सुझाव दे, ताकि विभिन्न क्षेत्रों की दंड व्यवस्था में जो भिन्नता है उसे समाप्त किया जा सके और देश में विधि का शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ लागू हो। मैकाले को इस विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था और उनके 3 साथी थे, जिनमें थे नंबर 1 मैक्लियोड, नंबर 2 एंडरसन और नंबर 3 मिलेट। तो ये चारों लोगों की एक समिति बनाई गई और इन लोगों की समिति में पहला विधि आयोग जो बनता है वो भारतीय दंड संहिता जैसे कानून लेकर आता है। भारत के लिए दंड विधि का प्रारूप तैयार करते समय मैकाले ने न केवल इंग्लिश और भारतीय विधि पर ध्यान दिया, बल्कि लुइसियाना, नेपोलियन की दंड संहिताओं आदि का भी अध्ययन किया। विधि आयोग द्वारा दंड विधि का प्रारूप 14 अक्टूबर 1837 को गवर्नर जनरल को भेज दिया गया था। इसे भारत के विभिन्न न्यायालयों में कार्यरत न्यायाधीशों द्वारा तथा विधि परामर्शदाताओं और उनके प्रमुख सुझाव हेतु परिचालित किया गया। दंड विधि के इस प्रारूप को संशोधित करने के लिए 26 अप्रैल सन 1845 को दूसरे विधि आयोग का गठन किया गया, क्योंकि पहले विधि आयोग ने जो ड्राफ्ट तैयार किया था उसे स्वीकार नहीं किया गया था। इसमें प्रस्तावित दंड विधि के संबंध में अपनी रिपोर्ट को सन 1846 और 1847 में वापस से भेजा गया। यह प्रस्तावित प्रारूप वर्षों तक ठंडे बस्ते में पड़ा रहा, जिसे बाद में गवर्नर जनरल की परिषद के विधि सदस्य बैथ्यू और पीकॉक ने मिलकर संशोधित किया। फाइनली इस प्रारूप को 1856 में विधान परिषद के सामने रखा गया, जिसे 6 अक्टूबर 1860 को मंजूरी मिल गई और इसका नाम रखा गया भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पीनल कोड, और ये लागू हुई 1 जनवरी 1862 को और ये पूरे भारत में लागू कर दी गई। यही दंड संहिता आज भी भारत की दंड विधि के रूप में प्रभावशील है। भारतीय दंड संहिता 1860 कुल 23 अध्याय और 511 धाराओं से मिलकर बनता है। तो ऐसा कोई भी कार्य जो अपराध है, चाहे वो किसी भी तरह का अपराध हो, वो भारतीय दंड संहिता में कहीं ना कहीं आपको परिभाषित मिलेगा। तो ये थी आईपीसी की हिस्ट्री के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी। अब हम आगे एक एक करके आईपीसी के हर एक चैप्टर के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। उसके बाद हम आईपीसी को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।